न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। जिस धमाके से देश दहल गया वो इंटरनेशनल साजिश की झलक भर बताई जा रही है। दिल्ली बम धमाके के बाद सनसनीखेज पर्दाफाश रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसा बम धमाका दिल्ली में हुआ उससे कई गुना ज्यादा लाशें बिछाने का आतंकी प्लान था। जैसे दहशत दिल्ली में फैलाई गई उससे कहीं गहरी साजिश का पर्दाफाश जांच आगे बढ़ने के साथ होता जा रहा है। दिल्ली धमाके में अब तक जितने चेहरों से नकाब उतरा है उससे कहीं बड़े नाम अब भी अपनी पहचान छिपाने की कोशिश में हैं, क्योंकि दिल्ली में फटा बम एक इंटरनेशनल आतंकी नेटवर्क का खूनी कारनामा है। दिल्ली में जो धमाका हुआ उससे कई सिरे जांच में देश से निकलकर विदेश तक जुड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में धमाका हुआ जिसका कनेक्शन हरियाणा के फरीदाबाद से निकला। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और लखनऊ में दिल्ली ब्लास्ट अहम ठिकाने बताए गए। इसके साथ जम्मू कश्मीर में दिल्ली बम धमाके के अहम किरदारों के तार जुड़े। दिल्ली बम धमाके के असली आका पड़ोसी देश पाकिस्तान के बहावलपुर में बैठे जैश-ए के टेरर कमांडर हैं। इसके साथ अब इनके हैंडलरों की कड़ियां तुर्की और अफगानिस्तान से जुड़ गई हैं। तो क्या तुर्की में दिल्ली बम धमाके का रिमोट कंट्रोल था? क्या मसूद अजहर का टेरर कमांडर भारत के आतंकी ग्रुप को इस्तांबुल से ऑर्डर दे रहे थे, या फिर जैश के जहर बुझे सरगना गजवा हिंद का फितूर डॉक्टर अदील और मुजम्मिल के दिमाग में भरने के लिए तुर्की में मिले थे? जांच अभी जारी है, मगर जो बातें अब तक सामने आई हैं उससे सुरक्षा बल की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि आतंकी साजिश का दायरा सिर्फ दिल्ली तक सिमटा नहीं है। अभी तुर्की के आतंकी एंगल का कच्चा चिट्ठा खोलने से पहले चलिए श्रीनगर की उस मस्जिद में जहां बैठकर मौलवी इरफान अहमद ऑनलाइन आतंकी पाठशाला चला रहा था। ये श्रीनगर की नौगाम मस्जिद कमेटी के चेयरमैन हैं, नाम फारूक अहमद है। फारूक ने बताया कि पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने मौलवी इरफान के कमरे का ताला खोला था, जहां से पुलिस को जैश-ए-मोहम्मद के वही आतंकी पोस्टर मिले जैसे नौगाम की दीवारों पर चिपकाया गया था। नौगाम मस्जिद कमेटी के चेयरमैन फारूक अहमद बताते हैं कि उन्हें मौलवी इरफान की कारस्तानियों की भनक लग गई थी। उन्होंने इरफान को समझाने की कोशिश भी की थी। पुलिस को तफ्तीश और पूछताछ में मौलवी इरफान की टेरर प्लानिंग का सीक्रेट भी पता लग गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक मौलवी इरफान मेडिकल स्टूडेंट का ब्रेन वॉश करने के लिए जैश-ए-मोहम्मद का टेरर टेप दिखाता था। मौलवी इरफान अहमद वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के जरिए अफगानिस्तान और तुर्की के हैंडलर्स के संपर्क में रहता था। मौलवी इरफान ने ही फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल को आतंकियों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तुर्की में बैठे हैंडलर ने फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टरों को यह निर्देश दिया था कि वे पूरे भारत में अपने अपने लोकेशन को टारगेट करके फैल जाए। बारूदी मंसूबे के साथ अलग अलग ठिकाने पर फैलने के बाद मौलवी इरफान की टेरर टोली स्थानीय लोगों से घुल मिल गई। यहाँ तक कि वाइटर कॉलर आतंकियों के गिरोह ने दावतें भी दी। डॉक्टरों को कट्टर बनाने वाला इमाम इरफान आखिर इतनी आसानी से सब कुछ कैसे करता जा रहा था? सूत्रों के मुताबिक मौलवी इरफान अहमद सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ लोगों को अपना शिकार बनाता था। मौलवी इरफान अहमद पाकिस्तान में बैठे जैश-ए-मोहम्मद के आकाओं से संपर्क में था और खुद जम्मू कश्मीर के शोपियां से ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली धमाकों की आरोपी शाहीन को मौलवी इरफान ने फाइनेंस और दूसरे सदस्यों से संपर्क के लिए कहा और फिर उसने डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर के धमाकों को अंजाम देने की और जरूरी सामान इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों ने मेवात में बैठे इमाम से विस्फोटक लिया और मदरसी नाम के एक आदमी से डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर को लोकल सपोर्ट मिला। लेकिन इतने भर से इरफान अहमद को इत्मीनान नहीं हुआ। उसने जैश के स्लीपर सेल के जहन में गजवा हिंद के जहर बुझे बूस्टर डोज देना शुरू कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक ये ग्रुप बेहद संगठित और सुनियोजित तरीके से देश भर में स्लीपर सेल फैला रहा था। मास्टरमाइंड मौलवी इरफान ने अस्पताल की नौकरी के दौरान
कई डॉक्टरों को रेडिकलाइज किया। उन्हें ग़ज़वा-ए-हिंद की विचारधारा और हिंदू विरोधी भाषणों से भड़काया गया। मौलवी इरफान अहमद का आतंकी टोला तैयार हो चुका था। उसने टारगेट सेट कर लिए थे। अहम तारीख पर देश को दहलाने के लिए मौलवी इरफान का आतंकी टोला निकलता उससे पहले 2 अहम किरदार को तुर्की भेजा गया। खबर है कि डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजमिल तुर्की गए थे, जहां उन्होंने अपने जैश के हैंडलर से मुलाकात की थी। मसूद अजहर के हैंडलर ने दोनों डॉक्टरों के आने जाने और ट्रेनिंग का इंतजाम किया था। इधर इरफान अहमद की लेडी विंग की कमांडर श्रीनगर और अनंतनाग में ऑनलाइन कम्युनिकेशन और फंडिंग की जिम्मेदारी संभाल रही थी। डिजिटल फॉरेंसिक जांच में 400 से ज़्यादा इनक्रिप्टेड चैट्स मिले हैं, जिनमें पैसों के लेन देन, सेफ हाउस और आगे की प्लानिंग पर चर्चा की गई थी। 2023 से 2024 में एक महिला डॉक्टर को इस्तांबुल और दोहा से कई विदेशी रकम मिलने के इनपुट मिले हैं। दोनों महिला डॉक्टरों ने अपनी MBBS की पढ़ाई ढाका मेडिकल कॉलेज से की थी। इंटर्नशिप के दौरान ही उनकी मुलाकात मौलवी इरफान से हुई, जिसने धर्म के नाम पर उनका ब्रेन वॉश किया। गिरफ्तार की गई लेडी डॉक्टर की एक और कार की तलाश में पुलिस जुटी है, जिसमें विस्फोटक सामग्री होने का अंदेशा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये ग्रुप खुले स्लीपर सेल बनाकर देश भर में अपनी एक्टिविटी फैलाने की तैयारी में था। हर खुलासे के साथ ये साफ होता जा रहा है, ये सिर्फ आतंकी नेटवर्क नहीं, बल्कि सफेद कोड में छिपी एक खामोश जंग थी। अब सवाल है कि तुर्की को ही आतंकियों ने क्यों चुना? जवाब तुर्की के डबल स्टैंडर्ड से समझा जा सकता है। दिल्ली और इस्लामाबाद में बम धमाके पर तुर्की का दोहरा रुख साफ दिखा है। तुर्की ने दिल्ली बम धमाके को मामूली धमाका कहा है, वहीं इस्लामाबाद में फटे बम को आतंकी हमला बताया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने अपने देश को कट्टरपंथियों की पनाहगाह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये वही तुर्की है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान को हथियार दिए थे। ये वही तुर्की है जिसे कश्मीर पर मठाधीशी करने की सनक सवार है। मायने ये है कि तुर्की की ये चमकते शहर महज छलावा हैं। इस चकाचौंध के पीछे गहरी आतंकी साजिशें पनप रही हैं। ये तुर्की ही है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द बनता है। इसलिए आतंकी आका तुर्की को सेफ ग्राउंड मानने लगे हैं। हालांकि भारत के खिलाफ विदेशी धरती पर रची जा रही सभी साजिशें धुआं होती जा रही हैं। भारत में आतंकी मंसूबे के साथ बिलों में छिपे चेहरों की धर पकड़ जारी है। जैश ए मोहम्मद के साथ जमात इस्लामी के नेटवर्क पर बहुत बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है, या कहे कि लगातार एक्शन जारी है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।